हेलो एंड वेलकम। आज हम प्रोग्रेस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जितना भी डेटा मैं दिखाऊंगा वो सारा स्टीवन पिंकर की बुक एनलाइटनमेंट नाउ के सेक्शन प्रोग्रेस से आया है। तो हम पहले प्रोग्रेस को डिफ़ाइन करते हैं। प्रोग्रेस को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम सामने रखेंगे कि लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है वो डेथ से बेहतर है, सेहत जो है वो बीमारी से बेहतर है, खुराक जो है वो भूख से बेहतर है, अबंडेंस माल जो है वो गुर्बत से बेहतर है, अमन जंग से बेहतर है, हिफाजत ख़तरे से बेहतर है, आज़ादी जुल्म से बेहतर है, इक्वल राइट्स जो है वो डिस्क्रिमिनेशन से बेहतर है, इलिटरेसी से बेहतर है, इल्म जहालत से बेहतर है, हैप्पीनेस जो है वो मिज़री से बेहतर है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी मेजर की जा सकती हैं, और जब ये मेजर की जा सकती हैं तो हम इनको एक टाइम स्केल के ऊपर देख सकते हैं कि क्या इन चीज़ों ने इंक्रीज़ हुई हैं या डिक्रीज़ हुई हैं। तो अगर ये इंक्रीज़ हुई हैं तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। इससे आगे मैं चलता हूँ, मैं आपको ग्राफ्स दिखाना शुरू करता हूँ। एक दो चीज़ हम क्लियर करेंगे इससे पहले कि हम एक्चुअल डेटा की तरफ जाएं कि बाज़ लोगों को प्रोग्रेसिव फोबिया होता है। उन्हें लगता है कि यार हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। ये जो थिंकिंग है उनकी ये आती है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक से। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक का मतलब ये होता है कि आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन से जो आपको अवेलेबल होती है उससे आपने कुछ नतीजे निकाले होते हैं। जैसे यार देखो फ़लाँ जगह बम धमाका हुआ है, फ़लाँ जगह कल मसला हुआ है, फ़लाँ जगह किलिंग्स हुई हैं, कहाँ प्रोग्रेस हो रही है, वगैरह वगैरह इस तरह की बात। अगर ये जो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक है ये इसलिए काम नहीं करता क्योंकि हम बिगर पिक्चर को नहीं देख रहे होते हैं। आपके सामने जो ग्राफ है ये टोन ऑफ न्यूज़ दिखा रहा है। तो ये पीछे वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट की समरी है ग्रे कलर में। 0 से ऊपर जितनी भी ब्रॉडकास्ट हैं वो पॉजिटिव हैं, और उससे नीचे वाली नेगेटिव यानी नेगेटिव न्यूज़ जो है वो सुनाई गई है न्यूज़ में। तो ये देखें जितनी भी न्यूज़ हैं 1990 में और फिर 2000 के बाद तकरीबन सारी नेगेटिव न्यूज़ सुनाई गई हैं। तो इनकी वजह क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो नहीं सुनाई जाती। ये नहीं बताया जाएगा कि आज फ़लाँ जगह पे बम धमाका नहीं हुआ। ये नहीं, ये एक्सेप्शन ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, रेयर इवेंट्स होते हैं इस तरह के वायलेंस वाले और इस तरह के, वो बताए जाते हैं। और जब वो नहीं हो रही थी तब उसे न्यूज़ में शामिल नहीं किया जाता। इस वजह से न्यूज़ जो है उसकी टोन ज़्यादातर नेगेटिव है, और ये हमेशा ही नेगेटिव ही रहेगी। बहरहाल हम अपने एक्चुअल डेटा की तरफ जाते हैं। तो पहली चीज़ हम जो कवर करेंगे वो है लाइफ किस तरह बेहतर हुई है। ये आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ग्राफ देख रहे हैं। 1780 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी वर्ल्ड की कोई 30 साल के करीब थी, यानी एवरेज बंदा 30 साल ज़िंदा रहता था। इसका मतलब, और आजकल देखें, आजकल जो एवरेज बंदा है वो 70 साल 80 साल ज़िंदगी गुजार जाता है। जापान में 80 साल से ऊपर नॉर्मल एवरेज बंदा जो है वो ज़िंदगी गुजारता है। तो ये क्या मसला है। यहाँ पे एक फैक्टर शामिल होगा चाइल्ड मोर्टेलिटी का। चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब जो बच्चे छोटी उम्र में मर जाते हैं कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद, 1 2 फिर 5 सालों से पहले। तो ये जो छोटे नंबर्स होते हैं ये इस तरह के डेटा के ऊपर बहुत बड़ा असर डालते हैं। अगर मैं आपको 4 वैल्यूज़ दूँ, एक हो 20, दूसरी हो 20, तीसरी हो 15 और चौथी हो 0, और मैं आपसे कहूँ कि इसका एवरेज निकालें, तो जो एवरेज है उस 0 की वजह से 15 और 20 के दरम्यान नहीं आएगा बल्कि काफ़ी नीचे गिर जाएगा। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी की वजह से पुराने दौर की जो एवरेज है लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वो कम है। यानी कि उस वक्त जो छोटे बच्चे होते थे, 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो होते थे, वो बचपन में ज़्यादा बच्चे मर जाते थे, और उसकी वजह से जो ओवरऑल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता था। अगर हम चाइल्ड मोर्टेलिटी को देखें तो ये डिक्रीज़ हुई है वक्त के साथ साथ, और जैसे ही चाइल्ड मोर्टेलिटी डिक्रीज़ हुई है मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ हुई है। ये चाइल्ड मोर्टेलिटी का ग्राफ है कि कितने फ़ीसद बच्चे 5 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं। तो ये देखें 1750 में 32-33 बच्चे जो थे 5 साल से कम उम्र के, 32-33% दुनिया के बच्चे
5 साल से कम उम्र वाले मर जाते थे बचपन में, और आजकल ये कर्व जो है ये 1% या इस हद तक गिर चुकी है। मैटरनल मोर्टेलिटी है कि औरत बच्चा जनते हुए चाइल्ड बर्थ के दौरान मर जाती है, तो ये चीज़ जो है ये भी देखें, ये भी डाउन हो गई है। ये चीज़ें कुछ ये चाइल्ड मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी जो है ये एडवांस्ड सर्जिकल मेथड्स और मेडिसन से ये चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। बच्चों का वैक्सीन देते हैं, वो बचपन में उनकी जो है ना मोर्टेलिटी कम हो गई है। इसी तरह जो सर्जिकल मेथड्स हैं उससे ये इंश्योर किया जा सकता है कि जो माँ है वो बच्चा जन्मते हुए ना मरे। ये एक टेबल है कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज़ का मेडिसिन में, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिलियंस ऑफ लाइव्स सेव की हैं। ये ग्राफ दिखा रहा है कि चाइल्डहुड में कितने बच्चे इन्फेक्शियस डिजीज़ से मर जाते थे। निमोनिया, डायरिया, मलेरिया, मीज़ल्स, HIV एंड एड्स। नंबर्स देखें 2000 में, सिर्फ 20 साल पहले कहाँ पे थे, और कितने थाउजेंड्स बच्चे मर रहे हैं, ये थाउजेंड्स में। और 2013 में ये नंबर काफ़ी गिर गए थे। और ये नंबर जिस तरह हमारी मेडिसिन हमारी इम्प्रूव होती जाएगी, ये जो कर्व्स हैं उसी तरह नीचे गिरेंगी। इसी वजह से हम इसे प्रोग्रेस कह रहे हैं। अब हम दूसरे से पे आते हैं जो कि है सस्टेनेंस। तो खुराक जो है अगेंस्ट हंगर, हम उसको देखते हैं। तो ये कैलोरीज़ का चार्ट है। जो एवरेज कैलोरीज़ हैं एक बंदे के लिए ज़रूरी एक दिन में, वो हैं 3100, यानी यहाँ पे। लेकिन देखें 1700 में फ्रांस के लोग सिर्फ 1600 या 1700 कैलोरीज़ लेते हैं, यानी तकरीबन आधी कैलोरीज़ ले रहे थे। उनको खुराक प्रॉपर यानी नहीं मिल रही थी। ये जितनी भी कर्व्स हैं, इवन वर्ल्ड की जो कर्व है ये ऊपर जा रही है, और ये सारी कर्व्स ये इंग्लैंड हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस, इनकी कर्व्स जो है ये जो एवरेज कैलोरीज़ हैं जो कि ज़रूरी हैं एक इंसान के लिए, उसको क्रॉस कर चुकी हैं। और जो बाकी वर्ल्ड है उसमें जो एवरेज कैलोरीज़ हैं अवेलेबल पर पर्सन पर डे, वो अभी एक्चुअली उस एवरेज तक नहीं पहुँचेगा। ये एवरेज को क्रॉस कर दें, मतलब इसका ये होगा कि तकरीबन हर एक इंसान जो है उसको प्रॉपर अमाउंट मिल रही है कैलोरीज़ की। चाइल्डहुड स्टंटिंग, बच्चे छोटी उम्र में अंडर नरिश हो जाते हैं, प्रॉपर उनको खुराक नहीं मिलती, उनकी तादाद कितनी है 5 उम्र से कम साल के। देखें ये ग्राफ भी पहले ज़्यादा है उनकी तादाद। बांग्लादेश में 70% बच्चे 1982 में 70% बच्चों को प्रॉपर खुराक नहीं मिलती थी, और उसकी वजह से वो स्टंट हो जाती थी उनकी ग्रोथ। और ये जो कर्व है बांग्लादेश की, देखें गिर गई है 2013-14 में 35% के करीब आ गई है, यानी अब वो हाफ कम हो गई। अब सिर्फ 35% बच्चे जो हैं वहाँ पे अंडर नरिशमेंट का शिकार हैं। और ये कर्व जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी ये कर्व उसी तरह नीचे भी आएगी। जहाँ पे केनिया दिखाया गया, ये चंद एक दो ममालिक दिखाए गए हैं जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ताकि उनसे कंपेयर किया जाए कि इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी प्रोग्रेस हो रही है। चलो हम चाइना हो गया और यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, इनको तो हम डेवलप कंट्रीज़ में शामिल करेंगे, लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं केनिया, बांग्लादेश, इनमें भी प्रोग्रेस हो रही है इस लिहाज से। अंडर नरिशमेंट इन डेवलपिंग वर्ल्ड, लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओवरऑल उनका जो एवरेज कर्व है ये सारी कर्व्स नीचे जा रही हैं। ओवरऑल डेवलपिंग वर्ल्ड में एशिया और अफ्रीका में 35% लोग अंडर नरिश्ड होते थे, खुराक उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती थी 1970 में, और अब वो 35% से नंबर आ गए 15% तक। हमने उसे काफ़ी हद तक गिरा लिया है। फैमिन डेथ्स, कहत की वजह से जो अमवात होती हैं, आपने ये चीज़ यहाँ पे देखनी है कि जहाँ पे जितने कॉर्नर्स हैं वो डेटा पॉइंट को ज़ाहिर करें, तो हर एक कॉर्नर जो है वो एक कहत है।
तो पुराने जो कैद हैं उनमें देखें कितनी बात हुई हैं। 1 लाख में इस कैद में जो 1870 में हुआ है, 1 लाख लोगों में से 1400 बंदे मर गए। और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये कमी आती गई और 1980 के बाद सिर्फ ये कोई कैद हुआ है जिसमें बहुत कम बात हुई और फिर ये कर्व नीचे चली गई है। अब अगर दुनिया में कहीं कैद होता भी है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। आजकल गवर्नमेंट्स इतनी स्ट्रांग है, उनका जीडीपी इतना स्ट्रांग है कि कैद को कंट्रोल किया जा सकता है और लोग जो हैं वो भूख से नहीं मरेंगे। अब हम आ जाते हैं वेल्थ पे। वेल्थ इज़ बेटर देन पॉवर्टी। तो जीडीपी पर कैपिटा मुख्तलिफ ममालिक का ये आप सामने देख रहे हैं। तो ये जितना भी जीडीपी हर एक मुल्क के ऊपर जा रहा है। वर्ल्ड की कर्व जो एवरेज की गई वो यहाँ पे। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब ये है कि एक बंदा अगर अपना एक दिन उसकी जो कमाई है वो उसे ना मिले तो वो उस दिन खाना नहीं खा पाएगा, उसकी फैमिली उस दिन खाना नहीं खा पाएगी। इसके लिए मेरे ख्याल में कोई $1.98 जो है वो उन्होंने रखा हुआ है वर्ल्ड बैंक ने कि $1.98 जो बंदा कमाता है वो जैसे कम कमाता है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में है और इससे ऊपर जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में नहीं है। इस चीज़ को किया जा सकता है, इस चीज़ को डिस्कस किया जा सकता है। बहरहाल जो भी है ये कर्व जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी की ये नीचे आ रही है, ये वर्ल्ड के लिए कर्व है। नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, अगेन पहले ज़्यादा थे ये एक्सट्रीम पॉवर्टी में लोग और नॉर्मल लोग जो थे वो नॉर्मल लोग जो थे जो पॉवर्टी में नहीं है वो कम थे, अमीर लोग कम थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो यहाँ से ये जो कर्व नीचे जाना शुरू हुई, जो गरीब लोग जो है गुर्बत उनकी कम होने लगी और लोग जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकलने लग गए। सोशल स्पेंडिंग का मतलब ये होता है कि एक मुल्क जो है उसकी गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है अवाम पे, अवाम की हेल्थ पे, यानी हॉस्पिटल्स पे, अवाम की एजुकेशन पे यानी स्कूल्स पे वगैरह वगैरह। तो जहाँ पे देखें सारी कर्व मुख्तलिफ ममालिक की हैं, स्वीडन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ग्रीस, नीदरलैंड, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, ये सारी कर्व्स जो हैं ये ऊपर जा रही हैं। पता नहीं यार ये कौन सी ये कर्व नीचे आई और फिर ऊपर चली गई, ये ग्रीस की कर्व। बहरहाल ये सोशल स्पेंडिंग जो है ये भी इंक्रीज हो रही हैं। अब जो ग्राफ हम देख रहे हैं पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये एक बहुत ही इसके ऊपर काफ़ी स्टडी की गई है और ये जो चीज़ दिखा रहा है, एक ये जो लाइन है ब्लैक लाइन, ये दिखा रही है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई, यानी कितने एनुअली जो रेट है ग्रोथ का पॉपुलेशन का उसमें कितना इजाफा हुआ है। तो ये 1960 तक मेरे ख्याल में इंक्रीज़ हुई है और उसके बाद ये कर्व गिर गई है। ये हम प्रेजेंट में हैं 2015 में। और जब 2015 में पॉपुलेशन जो है वो 7 बिलियन से ऊपर है, ह्यूमन पॉपुलेशन 7 बिलियन से ऊपर है। इसको एक्स्ट्रापोलेट किया गया है कि ये पॉपुलेशन जो है ये 10 बिलियन के करीब तक जाएगी और फिर ये गिरना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर हम ये जो ट्रेंड है, ये जो हम ट्रेंड ऊपर देख रहे हैं कि जो हमारी एनुअल ग्रोथ रेट है वो नीचे जा रहा है, अगर इसी तरह नीचे जाता है तो हम 10 बिलियन क्रॉस नहीं करेंगे बल्कि हम 10 बिलियन तक रहेंगे, उससे नीचे रहेंगे। आप चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी, कुछ ममालिक में 2 चाइल्ड पॉलिसी भी है। अगर हम इस तरह की पॉलिसीज़ अपनाएंगे तो ग्रोथ ग्रोथ कम होगी और पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन नॉर्मलाइज हो जाएगी। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि दुनिया में जो वर्ल्ड में अर्थ पे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, तो उनके अगेंस्ट जो हमारी ग्रोथ है उसकी जो डिमांड्स हैं पॉपुलेशन की, उनको वो चीज़ें मीट नहीं कर पाती। चाहे हमारे पास जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री हो, जितनी हमारे पास एग्रीकल्चर हो, हम उस चीज़ को उस डिमांड को मीट नहीं कर पाते। बहरहाल ये एक प्रोजेक्शन है इस चीज़ का 2021 तक। अब हम आ चुके हैं एनवायरनमेंट पे कि एनवायरनमेंट जो है वो एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर हमने कितनी प्रोग्रेस की है। तो ये डिफॉरेस्टेशन का ग्राफ है, ये हर एक डेटा पॉइंट है, जो कॉर्नर है वो एक डेटा पॉइंट है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट दोनों में, टेम्परेट फॉरेस्ट काफ़ी अर्सा से उनमें डिफॉरेस्टेशन जो है वो
उसने जान पकड़ ली है। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ने भी कुछ अर्सा पहले 1970-60 में वो भी उनकी कटाई भी कम होने लगी, मेनली आई गेस क्योंकि फ्यूल की जो नीड्स हैं वो ऑयल पे और गैस पे डिपेंड हो गई हैं, हाइड्रो पावर पे और इस तरह की ग्रीन एनर्जी जो इलेक्ट्रिक पावर इन चीज़ों पे डिपेंड हो गई। प्रोटेक्टेड एरियाज से मतलब होता है कि कितना हिस्सा, कितना परसेंट ज़मीन का हिस्सा जो है वो प्रोटेक्ट किया गया है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, क्योंकि जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे एनिमल हैबिटेट सिक्योर नहीं होती, सेफ़ नहीं होती। जब इंसान ने पहला कदम रखा था मेडागास्कर के आइलैंड्स पे, तो वहाँ के 50% जो एनिमल स्पीशीज़ थी वो एक्सटिंक्ट हो गई थी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। यही मसला दूसरे आइलैंड्स और आइलैंड्स पे भी हुआ था जो इंसान ने, जहाँ पे इंसान गया था। तो अब ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने क्या किया है कि उसने कुछ लैंड और वाटर की जो परसेंट है, एरिया है, उसको बैन किया, उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। तो जो कितना समुंदर का जो पहले 1990 में 5% समुंदर का एरिया जो था वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से प्रोटेक्ट किया गया था, और अब वो इंक्रीज़ होकर 2015 में 10% से ऊपर चला गया है। इसी तरह जो खुश्क एरिया है, खुश्की का एरिया है, वो 10% से कम था प्रोटेक्टेड, और अब वो 15% तक है। कार्बन इंटेंसिटी, कार्बन CO2 एमिशन पर डॉलर ऑफ GDP। यहाँ पे देखें मुख्तलिफ ममालिक जो हैं उनकी जो कर्व्स हैं वो बहुत ऊपर हैं, और फिर वो अचानक से ये 1980 के बाद की जो इन्होंने एक ट्रेंड पकड़ लिया नीचे जाने का। ये ग्राफ भी तकरीबन वही चीज़ ही दिखा रहा है। ये लेकिन ये वो था पर डॉलर ऑफ GDP, एमिशन पर डॉलर ऑफ GDP। ये ओवरऑल एमिशन है एनुअल। तो हम ओवरऑल 36 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड के एमिट करते हैं अपनी एटमॉस्फेयर में। लेकिन ये ट्रेंड जो है, ये देखिए आखिर में आपको स्लाइड सा ये नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, यानी हमें ये पता चलता है कि ये जो ट्रेंड है ये नीचे जा रहा है। पहले ज़्यादा हुआ है और अब कुछ अर्सा पहले इनको सेंस आया कि ये बात गलत है, तो ये ट्रेंड भी नीचे गिरना शुरू हो गया। अब हम आते हैं पीस पे। पीस इज़ बेटर देन वॉर। तो बैटल डेथ्स का ये ग्राफ है, ये 1945 से 2015 तक है। यहाँ पे वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 नहीं शामिल की गई, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में हर लाख लोग में से 300 लोग मर गए थे। तो अगर वो डेटा यहाँ पे डाला जाता तो ये जितने भी कर्व्स हैं, पीक्स हैं, ये फ्लैट लाइन बन जाती, क्योंकि यहाँ पे जो ऊंची कर्व है वो बेसिकली वो मेनली 22 पीपल जा रही है, 22 लोग हर लाख लोगों में। तो इसके अगेंस्ट अगर हम 300 लोग की लाइन लगाते, 300 लोग हर लाख लोग में, यानी वर्ल्ड वार 2 की, तो ये जो जितनी कर्व्स हैं स्ट्रेट हो जाती। बहरहाल यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 1945 यानी वर्ल्ड वार 2 के बाद से जो बैटल्स हुई हैं उनमें बैटल डेथ्स जो हैं वो डिक्रीज़ होने लग गई हैं। जीनोसाइड डेथ्स यानी मैस किलिंग, कत्लेआम जो होता है, तो ये 1955 से 2015 का डेटा है। मुख्तलिफ पीक्स हैं इस जगह पे। ये मेरे ख्याल में ये जो पीक है 1965 वाली, ये इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया में कोई जीनोसाइड हुआ था। ये जो पीक है ये चाइना की है, एंटी कम्युनिज़म के दिनों की। और ये जो है 1971 की ये जो पीक है, ये बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की है, 1971 की, जहाँ ये भी जेनोसाइड हुआ था और काफ़ी तादाद में लोग मरे थे। तो ये वो पीक है। और देखें ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नॉर्मलाइज होने शुरू हो गई, नीचे जाना शुरू हो गई है। 2005 के बाद जेनोसाइड की डेथ जो है वो ज़ीरो को उन्होंने छोड़ दिया, ज़ीरो पे गिर चुकी हैं, तकरीबन ज़ीरो पे गिर चुकी हैं। होमोसाइड डेथ यानी कत्ल, तो कत्ल के ऊपर ये रेट है जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे को बदले के लिए किसी चीज़ के लिए भी मार देता है। फिर देखें न्यू इंग्लैंड, साउथ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, इनकी कर्ज अचानक से गिरी हैं एकदम। इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और इंग्लैंड, इनकी कर्ज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गिरी हैं, और ये भी ट्रेंड जो है वो नीचे जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में मैंने एक जगह पे पढ़ा है कि जो गन कंट्रोल है उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे
गन्स को रखना ही बैन कर दिया, यानी वहाँ पे इतना ये ट्रेंड जो है कत्ल का ये कम हो गया कि उन्होंने वहाँ पे गन्स को बैन कर दिया कि अब यहाँ पे इतना क्राइम नहीं होता, तो लोगों को पर्सनल आर्म्स जो है उनको रखने की ज़रूरत नहीं है। ये होमोसाइड डेथ्स हैं और ऊपर हमें वर्ल्ड का डेटा दे दिया है, तो अगेन वर्ल्ड में भी डेथ्स जो हैं वो कम हो रही हैं। 1998 में ग़ालिबन 9 लोग, हर लाख लोग में से 9 लोग कत्ल हो जाते थे। 2013 में हर लाख लोगों में 6 लोग कत्ल होता। तो ये प्रोग्रेस है और ये कर्व इसी तरह नीचे जाएगी। हम और प्रोग्रेस फ्यूचर में देखेंगे। ये मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स डेथ्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, तो मैं इनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। पेडेस्ट्रियन डेथ्स यूनाइटेड स्टेट्स कर्व नीचे जा रही है और डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। प्लेन क्रैश डेथ्स, हर एक डेटा पॉइंट जो है वो एक प्लेन क्रैश है। तो एयर ट्रेवल अब सेफ हो गया और जो ये डेथ्स हैं इनकी भी तादाद कम होने लग गई है। नेचुरल डिजास्टर डेथ, फ्लड, अर्थक्वेक, इस तरह की चीज़ों में जो बात होती हैं, अगेन उनकी जो डेथ है वो भी कम होती जा रही है। अब इन चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। हम ये नहीं कंट्रोल कर सकते कि हम अर्थक्वेक को रोक लें, लेकिन हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कुछ वक्त पहले प्रेडिक्शन मिल जाए ताकि हम एरिया को खाली करवा लें वगैरह वगैरह। ये एक चार्ट है जो बता रहा है कि 2015 में कितने लोग किस चीज़ से मरे हैं। तो टेररिज्म से 38,000 लोग मरे हैं, जंग में 97,000 लोग मरे हैं, कत्ल से 4,37,000 मरे हैं, हादसात में 1 मिलियन और 2,50,000 लोग मरे हैं। उसके अलावा टोटल जो डेथ्स हैं वो 56 मिलियन है। ज़्यादा जो वजह बनती है आज के दौर में डेथ की, वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी हार्ट अटैक है, वो सबसे ज़्यादा जाने ले जाता है। टेररिज्म डेथ्स, यहाँ पे आपको चंद पीक्स दिखाई देंगे मुख्तलिफ जगहों पे। ये एक पीक जो है ये वाली यूनाइटेड स्टेट्स वाली, ये 9/11 की है। और हमने फ्लैट लाइन किया था वर्ल्ड में टेररिज्म को, लेकिन ये फिर थोड़ा सा ऊपर गया है। मुझे नहीं पता ये किस मुल्क में टेररिज्म हुआ था जिसकी वजह से कर्व थोड़ी सी ऊपर गई। बहरहाल हम होप करते हैं कि ये कर्व जो इसी तरह नॉर्मलाइज होगी जिस तरह ये 2005 और 2010 में हुई है। वी एक्सपेक्ट इट टू गो डाउन। डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी जो है ये उसका स्केल है, तो 0 से ऊपर डेमोक्रेसी है, 0 से नीचे ऑटोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी जो है वो बढ़ रही हैं। इसका क्या ताल्लुक है ये मैं आपको अगले ग्राफ में बताऊंगा कि हम ये क्यों दिखा रहे हैं। ये है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन का ग्राफ। 0 से ऊपर मतलब ह्यूमन राइट्स ज़्यादा प्रोटेक्ट हो रहे हैं, जितने ऊपर होंगे उतने ज़्यादा प्रोटेक्ट हो रहे हैं। नीचे हैं तो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट नहीं हो रहे। वर्ल्ड में ये ट्रेंड ओवरऑल जो है वो हल्का हल्का ऊपर जा रहा है, यानी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। नॉर्वे में ये ट्रेंड काफ़ी अर्से से ऊपर हुआ है। साउथ कोरिया में ऊपर हुआ है जो कि डेमोक्रेसी है। नॉर्थ कोरिया में ये नीचे गया है जो कि ऑटोक्रेसी है। ऑटोक्रेट जो कुछ कंट्रीज़ हैं उनमें इस तरह के ट्रेंड्स जो हैं ह्यूमन राइट्स के और इस तरह के ट्रेंड्स इनको नीचे ज़्यादा देखा गया। तो बेसिकली आप एक कोरिलेशन बना सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ कोरिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन। जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे ह्यूमन राइट्स को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रही है। ह्यूमन राइट्स बीइंग इक्वालिटी, लाइफ, हैप्पीनेस एट्सेट्रा। डेथ पेनल्टी एबोलिशन, कितने ममालिक हैं जहाँ पे डेथ पेनल्टी को ख़त्म कर दी गया। तो 2010 के बाद तक 100 से ज़्यादा ममालिक हैं। मेरे ख्याल में 105 ममालिक में डेथ पेनल्टी ख़त्म कर दी गई। टोटल 192 ममालिक हैं, तो मतलब 87 ममालिक में अभी तक सज़ाए मौत दी जाती है, लेकिन बाकी में सज़ाए मौत ख़त्म कर दी गई है। इसके पीछे ऐसे कहने कि पूरा साइकोलॉजिकल और न्यूरो साइंस की एक पूरी डोमेन है, एक पूरी साइंस है कि क्यों हमें कैपिटल पनिशमेंट जो है इसको ख़त्म करना चाहिए। तो ये अनदर टॉपिक फॉर अनदर डे। चाइल्ड लेबर, ये डेटा देखें, हर एक कर्व जो है नीचे जा रही है। वर्ल्ड के डेटा के हमारे पास 2 सोर्सेज हैं। एक हमारी सोर्स जो 1992 में रहम ख़त्म हो रही है और दूसरी 2010 के बाद तक ख़त्म हो रही है। तो अगेन हम ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जो चाइल्ड लेबर है वो भी नीचे जा रहा है। कितने परसेंट बच्चे वहाँ पे चाइल्ड लेबर का हिस्सा हैं, ये सारी कर्व जो हैं ये नीचे जा रही हैं। लिटरेसी दुनिया में ऊपर जा रही है, पर कितने परसेंट लोग लिटरेट हैं। 1475 में
1475 से पहले हमारे पास, चलें वर्ल्ड की सिर्फ बात करते हैं, बाकी ममालिक की नहीं। 1825 में सिर्फ 10% या 12% लोग लिटरेट थे पूरी दुनिया में, और अब पूरी दुनिया में 80%, 82% लोग लिटरेट हैं। दैट्स वेरी प्रोग्रेसिव। और जो हमारे कुछ डेवलप कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, ये सारे ममालिक जो हैं ये जहाँ पे 90% से ऊपर कन्वर्ज कर रहे हैं, एक जगह पे जा रहे हैं, ये लिटरेसी जो है ये बढ़ रही है। अगेन सेम थिंग, लेकिन अब यहाँ पे कुछ मिडिल, हमारा जो थर्ड वर्ल्ड एरिया है उसको भी यहाँ पे शामिल किया गया, अफ्रीकन कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज़ को भी शामिल किया गया, तो हम सारे कर्व जो है उसको ऊपर जाते हुए देख रहे हैं। फीमेल लिटरेसी जो है वो भी ऊपर जा रही है। अगर आप यहाँ पे हैं एक के सामने, तो इसका मतलब है कि जितने मर्द हैं पढ़े लिखे, उसी तादाद में औरतें भी पढ़ी लिखी हैं। अगर आप यहाँ पे हैं तो मतलब औरतें बिल्कुल पढ़ी लिखी हुई नहीं हैं। तो दुनिया में भी ये ट्रेंड ऊपर गया है, ये एक करीब है बिल्कुल। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जैसे ममालिक में भी फीमेल लिटरेसी का रेट ऊपर जा रहा है, और ये डेटा भी 2001 तक मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाता है। तो अगर हम अगले 20 साल का डेटा नहीं, अगर वो डेटा होता वहाँ पे, तो पॉसिबली हमें पता होता है कि इससे आगे भी ये कर्व जो है ये ऊपर गई है। IQ गेन्स एक चीज़ है, फ्लेन इफेक्ट। फ्लेन इफेक्ट एक एक्सपेरिमेंट यानी रिसर्च कह लें था कि हर 10 साल में जो एवरेज IQ है लोगों का, वो हर 10 साल में 3% इंक्रीज़ होता है। तो ये IQ गेन्स हैं मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स के, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वर्ल्ड पूरे का एवरेज हमें दी गई है। तो देखें 1925 में जो एवरेज वर्ल्ड का यहाँ पे था और अब 0 के करीब था, और अब वो 25 से ऊपर है, यानी हमारा जो IQ है वो 25 पॉइंट्स आगे है 100 साल पहले जो लोग थे उनसे। IQ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊँ। IQ का ये मतलब नहीं होता कि इंफॉर्मेशन, IQ का मतलब होता है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है, जो कि जिसके लिए कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए होता। इस तरह के सवाल को अगर आप हल कर लेते हैं तो वो इस तरह के सवाल आपके IQ टेस्ट में शामिल होते हैं। और फाइनली हम हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स के ऊपर। न्यूक्लियर वेपन्स जो कि पूरी इंसानियत ख़त्म कर सकते हैं, इनकी तादाद जो है उसने पीक पकड़ी थी 1985 के बाद, जब यूनाइटेड स्टेट्स के पास 25,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड थे और रशिया के पास 40,000 से ज़्यादा वॉरहेड्स थे, न्यूक्लियर वॉरहेड्स। और UN के दबाव की वजह से इन्होंने अपने वॉरहेड्स जो हैं वो ज़ाया करना शुरू कर दिए, और अब यूनाइटेड स्टेट्स के बाद भी कोई 4,000 वॉरहेड्स हैं, और रशिया के पास भी कोई 4-5 हज़ार वॉरहेड्स हैं, और बाकी जो ऊपर कंट्रीज़ लिखी हुई इनमें इनके पास 100-200 इस रेंज के अंदर ऐसे ऊपर नहीं है। दैट्स इट। ये कोई 8-10 चैप्टर थे स्टीवन पिंकर की बुक एनलाइटनमेंट नाउ के सेक्शन प्रोग्रेस में। जितना भी स्टैटिस्टिक्स हमने देखी है उनमें कर्व्स जो हैं वो प्रोग्रेस की तरफ जा रही हैं, वो प्रोग्रेस कर रही हैं। लाइफ की हमने देखी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, चाइल्ड लेबर की, चाइल्ड मोर्टेलिटी की, एजुकेशन की, वगैरह वगैरह। हम जितनी भी कर्व्स देखी हैं और सब में हमने एक ट्रेंड देखा है, वी आर प्रोग्रेसिंग इन द राइट डायरेक्शन। और ये उसकी बुक का थीसिस था, एटलीस्ट प्रोग्रेस के सेक्शन का ये थीसिस था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।